ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि जो संपादकीय पाठ रहता है, जो इस तरह के आर्टिकल्स रहते हैं, जो एडिटोरियल रहते हैं, उन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे फिर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है और लोगों की जान जाती है, उसके बाद हमारी सरकार, हमारा प्रशासन जागता है। फिर आपने देखा होगा कि एक कमेटी बना दी जाती है। और फिर आपने देखा होगा क्या कि उस कमेटी की जांच क्या हुई, क्या रिजल्ट निकला, क्या सरकार ने, प्रशासन ने सीख ली, इस पर कोई बातें नहीं होती हैं। तो लापरवाही की भेंट चढ़ती जिंदगियां। तो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात के राजकोट में एक शहर में गेमिंग सेंटर में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। और इसके कुछ दिनों बाद देश की राजधानी दिल्ली में एक बेबी केयर सेंटर में भी आग लगने से 7 नवजात मुंह के मुंह में समा गए। एक के बाद ऐसी घटनाएं, इन दोनों घटनाओं ने देश को दहल उठा। और इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं है। और इस जैसी ना जाने कितनी घटनाएं अपने देश में होती रहती हैं और जिनसे लोग जान भी गंवाते रहते हैं। आमतौर पर ये घटनाएं नगर निकायों की काम चलाऊ प्रवृत्ति, उनके अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही और घूसखोरी का नतीजा होता है। राजकोट की अगर हम लोग बात करें तो राजकोट के गेमिंग सेंटर में ना तो आग से बचाव के लिए कोई उपाय थे और न ही उसके संचालन की कोई स्वीकृति नगर निकाय से हासिल की गई थी। और वहां दर्शकों का प्रवेश जारी था और बिल्डिंग का काम भी हो रहा था। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर भी आग से बचाव का कोई उपाय नहीं था। वहां अग्निशमन यंत्र तक नहीं थे और इस बेबी केयर सेंटर को चलाने के लिए लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी। और लेकिन इसके बावजूद वह चल रहा था। वहाँ सुरक्षा के अन्य उपाय भी नहीं थे और इस बेबी केयर सेंटर में क्षमता से अधिक बच्चों का उपचार हो रहा था। देखिए लापरवाही का नतीजा। और अपने देश में नगर निकाय अथवा अग्निशमन विभाग एवं ऐसी ही अन्य नगरीय संस्थाओं की अनदेखी के कारण लगातार घटनाएं होती चली आ रही हैं। और ऐसी हर घटनाओं में नगरीय निकायों की नाकामी तो उजागर होती है और उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार का भी पता चलता है। और चूंकि इन घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं और इसलिए देश की छवि का बुरा असर पड़ता है, देश की छवि पर, और उससे शर्मसार भी होना पड़ता है। जैसा कि हमेशा होता है, हर बड़ी घटना के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं और नेता नौकरशाह का यह आश्वासन देते हैं कि स्थितियां सुधारी जाएंगी और भर विश्व में ऐसी घटनाएं नहीं होनी दी जाएंगी। आग लगने की घटनाओं के मामले में यह भी देखने में आता है कि शहर विशेष के अस्पतालों, होटलों, मनोरंजन स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों की छानबीन शुरू हो जाती है। और आप देखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वैसी ही घटनाएं घट जाती हैं। इन घटनाओं में जब लोग मारे जाते हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेतागण पीड़ितों को सांत्वना देते हैं, लेकिन घटना के कारणों का निवारण सही तरह से नहीं किया जाता। और इसी कारण स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के उपाय मजबूत बनाने पर ध्यान नहीं दिया जाता। और आप देखते हैं कि वैसे तो प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा के नियम कानून हैं, लेकिन वे कागजों पर ही अधिक रहते हैं और इसी कारण हर जगह उनकी अवहेलना होती दिखती है। बात चाहे मनोरंजन स्थलों की हो या फिर व्यावसायिक स्थलों, होटलों, अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे एवं बस स्टेशनों की, हर जगह अव्यवस्था और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ही अधिक दिखती है। एक समस्या यह भी है कि औसतन भारतीय नागरिक सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही का परिचय देता है। वह भीड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन का भी परिचय नहीं देता है। अपने देश में प्रत्येक सार्वजनिक अथवा व्यवसायिक स्थल के लिए नगरीय निकायों से सुरक्षा मानकों के प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। वह उन्हें आसानी से मिल भी जाता है, लेकिन जब कोई घटना घट जाती है तो यही सामने आता है कि सुरक्षा उपायों की या तो अनदेखी हो रही थी या फिर आप देखिए केवल कागजों पर ही थे। राजकोट की घटना के बाद यह सामने आया कि गुजरात में चलने वाले अधिकांश गेमिंग सेंटर में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं थे। दिल्ली की घटना के बाद यह भी सामने आया कि कई अस्पतालों में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंधन नहीं है। प्रश्न यह है कि ऐसे स्थान सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर कैसे चलते रहते हैं। कोई भी समझ सकता है कि इसका कारण नगरीय निकायों के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जो पैसे लेकर दिखावटी जांच करते हैं और पर्याप्त सुरक्षा उपाय ना होने पर भी आवश्यक प्रमाण पत्र भी दे देते हैं। अब आप देखिए, कभी जांच हुई तो अधिकारी को रिश्वत देने का खेल हमारे देश में चलता ही रहता है।
भ्रष्टाचार के चलते सुरक्षा मानकों की जो अनदेखी हो रही है, वह तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक कि जिम्मेदार नेताओं नौकरशाहों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता और अच्छी कड़ी सजा नहीं दी जाती। हर घटना के बाद नेतागण नौकरशाहों पर दोष मढ़ देते हैं और नौकरशाह निचले स्तर के कर्मचारियों पर, कभी कभी किसी अधिकारी कर्मचारी का निलंबन भी हो जाता है, लेकिन उन्हें अपने किए की कोई ऐसी सजा नहीं मिलती जो नजीर बन सके और वे कुछ समय बाद फिर नौकरी पर बहाल हो जाते हैं और उनकी नौकरी शायद ही कभी जाती हो। हमारे अधिकांश नेतागण जमीनी स्तर पर राजनीति शुरू करके मंत्री पदों तक भी पहुंचते हैं, लेकिन वे नगरीय निकायों के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कभी सक्रिय नहीं होते हैं और इसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार में अक्सर उनकी भी मिलीभगत होती है। यह समय की मांग है कि नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और इसी तरह के विधायक, सांसदों, मंत्रियों आदि के कामकाज का आकलन इस आधार पर हो कि वे व्यवस्था को सुधारने और विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के उपाय लागू करने में कितने सफल हैं और अक्षम भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को उनके खराब कामकाज के लिए पदों से हटाने की कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और यह सही समय है कि जनप्रतिनिधियों के मामले में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि उनके अंदर यह भय व्याप्त हो कि यदि वे अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। भ्रष्ट एवं अक्षम नौकरशाहों के मामले में आप देखिए भी ऐसा कुछ करना होगा। उन्हें उनकी दायित्वहीनता के लिए जवाबदेह बनाना होगा और दंडित करना होगा। वे जवाबदेह तब बनेंगे जब उनकी गलतियों के लिए उन्हें वास्तव में जिम्मेदार ठहराने के नियम बनेंगे और जनता अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगी। ऐसे लोकतंत्र का कोई लाभ नहीं है जिसमें निर्वाचित संस्थाओं के पदाधिकारी अपना काम सही तरह से ना करें। वास्तव में ग्राम पंचायतों से लेकर आप देखिए नगर निकायों के कामकाज के नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए और उनके कामकाज को सुधारने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए, ताकि रह रहकर होने वाली दुर्घटनाओं में से मुक्ति मिल सके। ये संजय गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इस तरह की घटनाओं पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपने पॉइंट व्यू बता सकते हैं। अपनी राय जरूर दिया करिएगा ऐसी आर्टिकल्स पर। अब की बार पारा 50 के पार देख ही रहे हैं, लू और गर्मी। तो मकई के दाने के पॉपकॉर्न बनने की प्रक्रिया समझना हो तो आजकल धूप में खड़ी बाइक की गद्दी पर बैठकर देखिए। खुद को बड़ा स्नान भी समझते हो तो छत पर रखी टंकी के पानी से नहा लीजिए। आग का दरिया तैर कर जाने की बात करने वालों, जरा सड़कों पर पिघलते तारकोल की काली बितरनी पार करके देखिए। यही जवाब मिलेगा बारंबार, अब की बार हाहाकार पारा 50 के पार। और फिर भी हम लोग नहीं जागरूक हो रहे हैं, सरकार नहीं जाग रही है, समाज नहीं जाग रहा है। पेड़ काटने में हम लोग बराबर योगदान दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आजकल संपूर्ण उत्तर भारत का हालात चूल्हे पर चढ़े तवे जैसी हो गई है और बर्फ तक से धुआं निकल रहा है। लगता है कि उसे भी पसीना आ रहा है। गर्मी से लोगों के चेहरे झुलस गए हैं और समझना मुश्किल है कि ओरिजिनली किसका रंग दबा हुआ है और किसने चेहरे पर मौसम से फेशियल करवाया है। सूर्यदेव का तेज इतना विकराल है कि जीवन की लौ मध्यम हो चली है और कपड़ों में दांत उगाए हैं और पहनते ही काटने को दौड़ते हैं। मौसम कुछ ऐसा हो चला कि धुले हुए कपड़े तुरंत सूख जा रहे हैं और सूखे कपड़े पसीने की जुगलबंदी से प्रीमियम तत्काल में गीले हो जा रहे हैं। पशु पक्षी से लेकर चल अचल सभी जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं। जमीन पर रेंगती चींटियों को कुत्ते के मुंह से टपकती लार की आस है और कुत्तों को हड्डी से अधिक चिकन सूप की प्यास है। घोर कलयुग आ गया है और किसने सोचा था कि बिजली के दो खंभों, कार, बाइक और स्कूटी के सभी सगे पहियों में आपस में ही ठन जाएगी। और आप देखते हैं कि वह भी महज एक कुत्ते के लिए। और हमारे यहाँ जेठ के महीने को महत्वपूर्ण माना जाता है। संयुक्त परिवार में अब इसका भले उतना महत्व ना रह गया हो, मगर हिंदू पंचांग में इसके नाम से आज भी पतलून भीग जाती है, कैलेंडर गीला हो जाता है, ऊपर से 9 तपा। गरीबी में गीले आटे के गोले बनाने की हिम्मत की जा सकती है, लेकिन जेठ का 9 तपा भाड़ भी इसके आगे दंडवत है। और आजकल आप देखिए वही चल भी रहा है और इस पीढ़ी के कई लोग 9 तपा का नाम भी नहीं जानते हैं थे, मगर अब की बार उनके सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि हुई है। 9 तपा की तपेश से में पत्थर जैसे ठोस दिमाग भी पिघल गए और दूध के दही बनने में फिर भी समय लगता है, किंतु भीषण गर्मी में अच्छे अच्छे दिमागों का रायता बनाकर रख दिया। सुबह मैं अपने घर की बगिया में टहलने गया तो एक नन्हा पौधा आंखों में आंसू लिए उदास देखा। मैंने उससे कारण पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी बेचैनी देखकर ही मैं दुखी हूँ, लेकिन इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। विकास की दौड़ में अपने पालनकर्ता की गोद सूनी कर दी,
प्रकृति के जंगल कम हो गए, कंक्रीट के बढ़ गए, शहरों में गगनचुंबी इमारतें तो बेशुमार हो गई, लेकिन राहगीरों को छांव देने वाले मेरे पूर्वज पेड़ लगातार कम हो रहे हैं। घरों में लगे एसी गर्मा हवा छोड़ रहे हैं, किंतु ऑक्सीजन देने वाले मेरे पितामह को यह जहां छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और ये जहां और पहाड़ भी नंगे हो रहे हैं, उन पर से हरियाली गायब हो रही है और उसकी जगह प्लास्टिक तथा अन्य कचरे ने ले ली है। इन हालात में बताओ, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? लाखों करोड़ों वृक्षों की हत्या का दंड है ये जो आप लोग भोग रहे हैं। सूरज की तपिश को रोकने वाली ढाल पर तो खुद तुमने कुल्हाड़ी चला दी। मेरे बड़े होकर पेड़ बनने और ठंडी छांव देने में आप देखते हैं कि मैं समय है और तब क्या करोगे? और उसकी बातों से अब तक मेरी आंखें नम हो गईं। और फिर तो घर में रखी मेज, कुर्सी, पलंग आदि हर फर्नीचर मुझे अखरने लगा, क्योंकि सबके भीतर किसी न किसी पेड़ का आत्मा बसा था। देखिए, एक बात आप सभी जानते हैं, गांव में कहाँ जरूरत पड़ती थी एसी, कूलर, पंखे की। पहले आप देखते थे कि पेड़ की छांव में ही दिन निकल जाता था लोगों का। और आपने देखा वो लोग, किसान जो रहते थे, जो मजदूर रहते थे, वो काम करते थे, उसके बाद पेड़ की छांव में ही बैठ जाते थे, आराम कर लेते थे। रात में आप देखते कि पेड़ के नीचे सो जाते थे, या आप देखिए वो छत पर बाहर अपना सो जाते थे, अच्छी हवा चलती थी। अब सब गायब होता जा रहा है। अब गांव में भी एसी, हमारे एक मित्र हैं, उनकी शादी हुई तो उन्हें एसी मिली, तो वो कल बोल रहे, यार राहुल, वो हमारे यहाँ एसी काम नहीं कर रही। तो मैंने बोला कब मिली है? तो बोले बोले शादी में मिली हुई है। तो सोचिए अब। और पहले हम लोग स्कूल जाते थे तो आपने देखा होगा कि क्या रहता था कि पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे। पहले बरसात भी होती थी तो आप देख रहे हैं कि 7-8 दिन बरसात ही बरसात हो रही है। पहले आप देखिए खेत हमारा रहता था, उसके चारों पेड़ ही पेड़ लगे रहते थे, अब वो भी साफ हो गए, जंगल भी साफ होते जा रहे हैं। तो उसका भुगतान भी हम लोगों को करना पड़ रहा है कायदे से। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देख लीजिए, ये राशि अरब डॉलर में है। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आंकड़े दिए। रिजर्व बैंक की बात करें तो केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जून 2005 में ये 139.56 था, जो जुलाई 2023 में आप देखिए 609.02 हो गया था, और मई 2024 में 648.70 अरब डॉलर हो गया था। ये आंकड़े भी याद रखिएगा। प्रेरणा पुंज। तो महानता एक दिन में प्राप्त नहीं होती है। महान व्यक्तियों के जीवन का समग्र देखा जाता है कि उन्होंने अपनी सीमाओं से परे जाकर कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि होता कि उनका जीवन पर सर्वदा टूटी रहे थे। उन्होंने संघर्षों में स्वयं को घिस घिस कर चमक पाई होती है। उनकी उनसे त्रुटियां हुई होंगी और जिनको उन्होंने सुधारा होगा, तभी वे नायक महानायक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन ने जिसे नायक स्वीकार कर लिया, उसे आदर्शों के इतने उच्च प्रतिमानों पर बैठा दिया, वहां से उसके तनिक भी दोष हमारी सिद्धा को हिला देते हैं। इतिहास में कोई भी अवतार, महापुरुष, नायक या फिर सुधारक ऐसा नहीं देखा गया जो आलोचनाओं का शिकार ना बना हो। और कारण सिर्फ वही है कि यदि वे महापुरुष हैं तो उनसे एक भी त्रुटि कैसे हुई? प्रकृति के नियमों के अधीन रहकर क्या ऐसा कोई आदर्श व्यक्तित्व संभव है जो त्रुटि रहित हो? और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ है, जिसका अर्थ है रणभूमि छोड़कर भागने वाला। राजा काल यवन को अजय रहने का वरदान था। श्री कृष्ण जब उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सके तो उन्होंने रण छोड़ दिया, वहां से भाग निकले। और रण से भागना उनकी युद्ध नीति थी। अपने पीछे आते काल यवन को उन्होंने युक्ति पूर्वक एक गुफा में भेजा। गुफा में सोए राजा मुचकुंद के क्रोध का पात्र बनकर भस्म होकर काल यवन काल की भेंट चढ़ गया। और इस उद्धरण का उद्देश्य यह संदेश देना था कि यदि ऐसी परिस्थिति आए तो युद्ध छोड़कर युक्ति का प्रयोग कर लेना उचित है, भले ही युद्ध छोड़ना आदर्श के प्रतिमानों पर खरा न उतरता हो। किसी भी महान पुरुष के चरित्र में भिन्न भिन्न अति मानवीय एवं अति आदर्शवादी अपेक्षाएं जोड़ देना सही नहीं है। महापुरुषों या फिर अवतारों का पूरा ही जीवन अध्ययन का विषय और एक प्रेरणा पुंज जैसा होता है। हमें उनके जीवन से समग्रता में सीख लेनी चाहिए। आप लोग इतिहास में जाइए, इतिहास की किताबें पढ़ते होंगे। हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे वो लड़ते हुए शहीद हो जाते थे, मरने की हिम्मत रखते थे। लेकिन जो विदेशी थे वो क्या करते थे, अगर उन्हें हार अपनी दिख रही तो हार लेते थे, स्वीकार कर लेते थे और पीछे हट जाते थे। और फिर वो दोबारा तैयारी करते थे और अपनी जो गलतियां रहती थी उसमें सुधार करते थे और फिर लड़ते थे, फिर वो जीत जाते थे। तो इस तरह इसका रहा। ये चुनाव प्रक्रिया के सबक।
तो आप देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव था ना, तो खत्म हो गया। लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543 और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और देखिए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो अंतिम चरण की 57 सीटों पर मतदान के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों वाली लंबी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और इसी के साथ एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं। लेकिन यह स्पष्ट ही है कि सभी को वास्तविक नतीजों की प्रतीक्षा है जो 4 जून को आएंगे और इसी दिन पता चलेगा कि किसने बाजी मारी। एग्जिट पोल और एग्जिट किसमें रिजल्ट में फर्क रहता है। देखिए, एग्जिट पोल क्या रहता है कि जैसे ही आप वोट डाल के निकलते हैं ना, तो एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां रहती हैं, उनके लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया, किस मुद्दे पर वोट दिया, किसे प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। उसी के आधार पर तैयार किए जाते हैं आपके एग्जिट पोल। एग्जिट पोल कुछ भी कह रहे हो, पक्ष और विपक्ष अभी भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और एक तरह से यह अच्छा है कि इस दावे का मतलब है दोनों ही पक्षों को यह भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। और देखिए, कई बार आप देखते हैं कि एग्जिट पोल सही निकलते हैं, कई बार गलत भी निकलते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। और भी अच्छा यह होगा कि हारने वाला पक्ष अपनी पराजय का दोष चुनाव आयोग अथवा अन्य किसी पर मढ़ने के बजाय आत्ममंथन करे। दुर्भाग्य से अब ऐसा कम ही होता है। हारने वाले राजनीतिक दल कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं, कभी मीडिया को कोसने लगते हैं और कभी कभी तो जनता को ही नासमझ बताने लगते हैं और इससे राजनीतिक दलों की अपरिपक्वता का ही परिचय मिलता है। हमारे देश के राजनीतिक दलों को भी अभी काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि करीब 2 माह के लंबे चुनाव प्रचार के दौरान अनेक दलों ने नकारात्मकता का परिचय दिया है और ऐसे विषयों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है जो जनहित के विषय ही नहीं थे। चुनाव में जब जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता नहीं मिलती तब उनसे जनता के साथ साथ दलों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, हमारे देश के चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव था दुनिया का लगभग। और आप देखिए, कहीं शिक्षा की बात सुनाई दी, रोजगार की सुनाई दी, महंगाई की सुनाई दी, स्वास्थ्य व्यवस्था की सुनाई दी, पर्यावरण की सुनाई दी, जलवायु परिवर्तन की सुनाई दी? नहीं ना। जब तक आप देखते हैं ये सभी मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं बनेंगे और हम लोग इन मुद्दों पर वोट नहीं देंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। ये बात याद रखिएगा। और इस बार के आम चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र के बजाय दूसरे दलों के घोषणा पत्र का उल्लेख अधिक किया है, वह भी आधे अधूरे ढंग से। इस बार अपेक्षा से कम मतदान भी चर्चा का विषय रहा है। यह चर्चा का विषय बनना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक हद तक राजनीतिक दल भी जिम्मेदार हैं। वे जनता को बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सके। अपेक्षा से कम मतदान पर चुनाव आयोग को भी गंभीरता से विचार विमर्श करना चाहिए और इसके अतिरिक्त उसे इस पर तो अनिवार्य रूप से विचार करना चाहिए कि मई जून की भीषण गर्मी में चुनाव से कैसे बचा जाए। हैरानी नहीं है कि कम मतदान का एक कारण प्रतिकूल मौसम भी रहा है। जो भी हो, चुनाव आयोग को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अंतिम चरणों के मतदान के दौरान मतदाताओं के साथ साथ चुनाव कराने वाले कर्मचारियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी। कई चुनाव एवं सुरक्षा कर्मियों की तो लू लगने से मौत भी हो गई। और निसंदेह यह भी अच्छा नहीं हुआ कि देश के कुछ हिस्सों और विशेष रूप से बंगाल में चुनावी हिंसा देखने को मिली। बंगाल को चुनावी हिंसा से मुक्ति ना मिलना एक गंभीर चिंता की बात भी है। और अब विकास की बात, तो आप देखिए, समूचे देश में लोकसभा चुनाव के महापर्व का 7वें चरण की वोटिंग के साथ ही समापन हो गया है। आखिरी चरण के मतदान में झारखंड की 3 सीटों पर भी वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। लगभग 2 महीने लंबी इस चुनावी प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से विकास और सामान्य प्रशासन के कार्य बाधित हुए हैं। अब 4 जून को मतगणना के साथ ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद झारखंड में बंद पड़ी विकास प्रक्रियाओं पर तीव्र गति से काम करना होगा। राज्य में सड़क, आवास निर्माण समेत कई आधारभूत संरचनाओं पर काम होगा और इससे एक और जहां आप देखिए लोगों को सहूलियत मिलती है, वहीं दूसरी ओर यह रोजगार सृजन का भी एक माध्यम है। खास बात यह है कि इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होंगे
अक्टूबर के बाद राज्य विधानसभा चुनाव की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी और अगले 2 महीनों तक फिर से आचार संहिता लागू रहेगी। जून से सितंबर के बीच राज्य में मानसून की बारिश भी होती है। नई योजनाओं में किसानों के लिए भी राहत की उम्मीद है। खेती किसानों की इस मौसम में निर्णय लेने में तेजी और डिलीवरी सिस्टम को अपडेट करना होगा। चुनावों के बाद केंद्र नई सरकार भी अपना घोषणा पत्र के हिसाब से सभी वर्गों के लिए योजनाओं को लागू करेगी और इसके लिए भी राज्य सरकार की मशीनरी को तैयार रहना होगा। और आप देखिए, लोकतंत्र के महापर्व का समापन विकास गाथा की शुरुआत का अवसर बने, इसके लिए सरकार समेत सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उम्मीद की जा सकती है कि आचार संहिता हटने के बाद राज्य में विकास की गति तेज होगी। और देखिए, एक और बात बता दूं, आचार संहिता का मतलब होता है कुछ नियम कानून हो जाते हैं लागू, कि ये नहीं करोगे आप, वो नहीं करोगे, इस तरह का, इसकी छूट होगी, आपको ये करने की छूट होगी। हृदय की धमनियों में माइक्रो प्लास्टिक, ये भी देख लीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण भी एक बड़ा समस्या खड़ी कर रहा है। पृथ्वी पर हर जगह माइक्रो प्लास्टिक के अत्यंत सूक्ष्म कण पहुंच चुके हैं। मानव अंगों में भी उनकी उपस्थिति बढ़ रही है। इस साल की शुरुआत में एक बड़े अध्ययन में अवरोध धमनियों में जमा वसा के 50% से ज्यादा हिस्सों में माइक्रो प्लास्टिक पाए गए। यह मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों के बीच संबंध स्थापित करने वाला अपनी तरह का पहला डाटा था। अब चीन के शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन में हृदय और मस्तिष्क की धमनियों तथा निचले पैरों की नसों से शल्य चिकित्सा द्वारा निकाले गए रक्त के धक्कों में माइक्रो प्लास्टिक पाए जाने की जानकारी मिली है। ताजा चीनी अध्ययन में 23 रोगियों को शामिल किया गया है और जबकि मार्च में प्रकाशित इतालवी अध्ययन में 34 महीनों तक 257 रोगियों का अनुसरण किया गया था। इतालवी विज्ञानियों की नेतृत्व वाली टीम ने पता लगाया था कि धमनियों की जमावट अथवा प्लेक में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी लोगों में दिल के दौरे या फिर स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाती है। अब चीनी टीम ने भी रक्त के धक्कों में माइक्रोप्लास्टिक के स्तर और बीमारी की गंभीरता के बीच संभावित संबंध को रेखांकित किया है। और इस अध्ययन में शामिल 30 रोगियों को स्ट्रोक, दिल का दौरा या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस का अनुभव होने के बाद रक्त के धक्कों को हटाने के लिए सर्जरी करानी पड़ी थी। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैरों की गहरी नसों में रक्त के थक्के बनते हैं। लिहाजा इनमें आप देखिए रक्त के 30 थक्कों का अध्ययन किया गया और इनमें से 24 रासायनिक विश्लेषक तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न आकारों के आप माइक्रो प्लास्टिक का पता लगाया गया है। परीक्षण में उसी प्रकार के प्लास्टिक की पहचान की गई जो इतालवी अध्ययन में पाए गए थे। ये प्लास्टिक हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी और पॉलीएथिलीन पीई। पहचाने गए 15 प्रकारों में से पीई सबसे आम प्लास्टिक था और विश्लेषित कणों में इसका हिस्सा 54% था। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जिन लोगों के रक्त के थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर अधिक था उनमें डी डेमर का स्तर भी उन रोगियों की तुलना में अधिक था और जिनके रक्त थक्कों में माइक्रोप्लास्टिक नहीं पाया गया था। डी डेमर प्रोटीन का एक टुकड़ा है जो रक्त के थक्कों के टूटने पर निकलता है। यह सामान्य रूप से आप देखते हैं कि रक्त प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है और इसलिए रक्त परीक्षण में डी डेमर का उच्च स्तर रक्त के धक्कों की उपस्थिति का संकेत दे सकता है। शोधकर्ताओं को संदेह है कि माइक्रोप्लास्टिक रक्त में जमा होकर थक्के को बदतर बना सकता है, लेकिन इसकी जांच के लिए अधिक शोध की जरूरत है। चलिए, अच्छा कॉलम है ये। आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल देता हूँ, तो जाकर डाउनलोड कर लिया करिएगा। देखिए, आज संडे है तो आप सभी जानते हैं कि रात में 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ते हैं। आपके जो सवाल रहते हैं, जो सुझाव रहते हैं, उन पर बात की जाती है। तो ये आप जानिए और एक बात याद रखिएगा, ये सब पढ़ना हो फिल्मों पर, प्रधानमंत्री के मन की बात, फेसबुक या समाधान के अंदर, ये पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। सत्यजीत किशन ने कर्म पर विमर्श से किताब लेना हो, खरीदना हो, पढ़िए। और सुशासन की आदर्श प्रतिमूर्ति, स्कैंडिनेवियाई देश का रोचक यात्रा वृतांत। नोबेल पुरस्कारों के लिए नॉर्वे अक्सर चर्चा में रहता है। यदि अपनी अगली यात्रा के लिए प्रेरणा की तलाश है तो यह किताब निश्चित तौर पर आपकी नॉर्वे घूमने की लालसा को उत्तेजित करेगी। देख सकते हैं 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्टी की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई भी सुझाव हो, सवाल हो तो जरूर बताइए।
और आप सभी को आना है रात में 9 बजे। निमंत्रण है एक तरह से। बस खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, सवालों की वहाँ व्यवस्था है। आप सवाल खिलाइए, उनके जवाब लीजिए या सवाल जो भी करना हो। ठीक है? धन्यवाद।